हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर रोटेशन के लेक्चर को आगे एक्सटेंड करेंगे। अब इसमें हम नए टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे, नए प्रोफाइल का क्वेश्चन हम करेंगे। एक क्वेश्चन है एच.सी. वर्मा का 41, 42 और 43, तीनों इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसीलिए हम इस कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है। ये आपको वॉल दिया हुआ है, इस टाइप का वॉल है, और आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है इस टाइप से एक लैडर है। ये लैडर है आपका, इस टाइप का लैडर है जो इस टाइप से रखा गया है। इसका लेंथ भी आपको L दे दिया है। तो अगर ये लेंथ आपको L दे दिया है, इसका हाफ L/2 हो जाएगा, और ये हाफ भी आपका L/2 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है इसमें एक चीज और टिपिकली प्लेस्ड किया गया है। टिपिकली इसमें प्लेस्ड किया गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और टिपिकल बनाने का कोशिश किया गया है। यहाँ से x डिस्टेंस पे एक और ऑब्जेक्ट रखा गया, इसको आप समझ लीजिए। इस लेडर का मास m1 है, इसका मास आपको m2 दिया हुआ, मतलब समझिए कि एक पर्सन है जिसको इस लेडर पे चढ़ा, और क्या हुआ, इसके चढ़ने के वजह से, इस आदमी के चढ़ने, ये आपका मैन है, इसका मास m2 ले लिए हैं, ये आपका पर्सन है, इसके वजह से क्या हुआ, ये स्लाइड किया। क्यों स्लाइड किया? क्योंकि ये जो m2 मास है, लैडर, ये आपका है लैडर के ऊपर ये क्या किया, ऊपर इस पे जाने का कोशिश किया, जिसके वजह से, इस पर्सन के वजह से इसमें क्या हुआ, ये लैडर क्या स्लिप्स डाउन करने लगा, मतलब ये नीचे फिसलना शुरू किया। अब जब नीचे ये फिसलना शुरू करेगा, तब इसमें एक फोर्स लगेगा जिसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ये नीचे फिसलेगा लैडर, ये लैडर है, लैडर पे आदमी है, तो लैडर पे जब आदमी बैठा, जिसके वजह से ये फिसला, ये नीचे फिसला, तो नीचे फिसला तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, और इधर क्या होगा, ये नीचे फिसला और ये पीछे फिसला। अगर ये पीछे फिसलता है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा। ये आपका, इसको F2 ले लेते हैं, इसको F1 दे देते हैं। अब इसमें नॉर्मल लगेगा, सिंपल सा बात है, तो ये N2 हो जाएगा, और यहाँ भी नॉर्मल लगाएगा लैडर, ये आपका N1 है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ N1 and N2 and also find torque due to N1 and N2। फाइंड द वैल्यू ऑफ N1 N2 का आपको वैल्यू निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क किसका निकालना है, N1 N2 के द्वारा इस पे जो टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क का वैल्यू आपको निकालना है। अब हम अलग अलग वैल्यू भी निकालना है, और उसके क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ N1 and N2 एंड द टॉर्क ड्यू टू N1 and N2, टॉर्क ड्यू टू N1 and N2, ये दोनों आपको वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन काफी टिपिकल है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे ठीक ढंग से एलोबरेट करें, क्योंकि पीछे का साउंड थोड़ा सा बैकग्राउंड आज डिस्टर्ब है, जिसके वजह से हो सकता है आपको साउंड पीछे का भी सुनाई दे रहा हो, इसलिए हम माइक को थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम कर लिया है। अब देखते हैं इसका वैल्यू, इस पे क्या हुआ है। क्वेश्चन का हम सिनेरियो आपको बता रहे हैं कि ये वॉल है,
ये वॉल है और ये लैडर है। लैडर के ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है और ये इसके सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे रखा गया है। ये आदमी इसके सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे है, तो जिसके वजह से x डिस्टेंस के वजह से ये थोड़ा सा स्लिप करेगा। स्लिप करने की वजह से इसमें फ्रिक्शन लगेगा। ये लैडर है, स्लिप करेगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। अगर ये स्लिप्स डाउन कर रहा है, मतलब स्लिप नीचे कर रहा है, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? F2 फ्रिक्शन लगेगा, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, क्योंकि नॉर्मल क्या है? कांटेक्ट फोर्स है, तो कांटेक्ट फोर्स की वजह से यहाँ पे N1 N2 लगेगा। ये नॉर्मल फोर्स है, तो नॉर्मल के वजह नॉर्मल इधर लगेगा, उसके परपेंडिकुलर। नॉर्मल हमेशा लगता है, नॉर्मल इज ए कांटेक्ट फोर्स एंड इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। एंड फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज रेजिस्ट द मोशन, सो इफ दिस लैडर गोज डाउन, सो friction is acting on upward direction. This ladder goes down and friction force acting on this point, this particular point, that is outward direction. इसके रिस्पेक्ट में ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड, तो ये आप समझिए कि इसके रिस्पेक्ट में अप फोर्स लगेगा, अप। और ये क्या? लैडर स्लाइड्स डाउन, ये नीचे स्लाइड करेगा, और लैडर यहाँ पे भी नॉर्मल लगाएगा। अब ये नॉर्मल को हम ले लेते हैं N1। अब यहाँ कांटेक्ट है, जहां कांटेक्ट होगा वहां पे क्या फोर्स लगाएगा? कांटेक्ट फोर्स, दैट इज नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगा क्योंकि कांटेक्ट, और ये स्लिप पीछे करेगा। ये स्लिप जो है लैडर इस डायरेक्शन में करेगा, इधर स्लिप करेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन रेजिस्ट द मोशन, सो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस वे, सो फ्रिक्शन F1 N1। अब हम क्या करें? इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज A, this point is O, and this particular point is B, and this particular point is C. So you will get A, B, C and O. This is the naming of this each and every point of this ladder. I will naming this A, O, B and C. अब हमको क्या निकालना है? N1 N2 का वैल्यू। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में ऐसा हम बता चुके हैं कि अगर कोई रोटेट करे और स्लाइड करे, दो ही चीज हो सकता है, या तो ये स्लाइड करेगा या रोटेट करेगा। और अगर दोनों नहीं कर रहा है तो क्या होगा? इस आदमी की वजह से थोड़ा सा इसमें स्लाइडिंग टेंडेंसी आएगा, थोड़ा सा स्लाइडिंग टेंडेंसी आएगा, यानी ये लैडर स्लाइड्स डाउन एंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस लैडर गोज बैक, सो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन राइटवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे? सिंपली हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन में क्या है? दिस लैडर डज नॉट स्लिप, does not slide and rotate, does not slide and rotate। ये जो है लैडर है, ये स्लाइड नहीं कर रहा है और ना ही रोटेट कर रहा है। दो दिस लैडर डज नॉट स्लाइड और रोटेट, सो नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क, नेट फोर्स इज जीरो एंड नेट टॉर्क इज जीरो। कुछ टाइम तक ये स्लाइड करेगा, उसके बाद ये स्लाइड करना रुक जाएगा। सो आप लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन दिस लैडर डज नॉट स्लाइड और रोटेट, hence we said that net torque and net force will be zero at that equilibrium position। और अगर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है तो क्या करेंगे? दोनों से हम इक्वेशन लाएंगे, जिससे हमारा N1 N2 का वैल्यू आ जाएगा, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे? उसके बाद अगर वैल्यू आ गया तो क्या डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। सपोज दैट ये आपका थीटा एंगल बना रहा है, ये लैडर जो है इसके साथ थीटा एंगल बनाएंगे। कुछ
देर तक ये स्लाइड करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ना स्लाइड करेगा और ना रोटेट करेगा। रोटेट करने का कुछ तो चारा है नहीं, फ्रिक्शन इसको रोटेट करना चाहेगा लेकिन ये बैलेंस रहेगा। और बैलेंस जब रहता है तो क्या होता है, नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होता है। तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क इस कंडीशन में जीरो होगा। कब, जब लेडर स्लाइड भी ना करे और रोटेट भी ना करे तो क्या होगा, नेट फोर्स और नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। हेंस अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन हम सिंपली लिखेंगे, n1 n2 का वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमको पता है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एफ नेट विल बी जीरो। सो अब क्या करेंगे, जितना राइट साइड फोर्स लग रहा है, जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे फोर्स। तो ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, F2, और ऊपर लगने वाला फोर्स N1। सो N1 ये लग रहा है ऊपर और इसका कुछ मास है M1, तो M1 जी नीचे लगेगा। mg हमेशा नीचे लगता है, इसका कुछ भी मास होगा तो इसका नीचे लगेगा M2g। अब ध्यान से देखिए, ऊपर लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन, ऊपर लगने वाला फोर्स नॉर्मल, नीचे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, M1g और M2g। ये नीचे लग रहा है ऊपर, सो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट फोर्स विल बी जीरो। हेंस F2 that is acting on upward direction and N2 is also acting on upward direction balance the downward force that is M1g plus M2g। अब ये दोनों को क्या कर लेगा, ये बैलेंस कर लेगा। सो ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर नीचे बैलेंस किए, अब राइट लेफ्ट भी बैलेंस कर लेते हैं। अब देखते हैं इस डायरेक्शन राइट लगने वाला फोर्स, इस डायरेक्शन के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाला फोर्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाला फोर्स, तो ये लग रहा है आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू F1। सो इसको आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी कीजिएगा तो म्यू n2 प्लस n1 दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आ गया आपका एक इक्वेशन, ये आप लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन सेकंड, ये तो हम क्या किए, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, तो ऊपर लगने वाला फोर्स ये था। अब क्या करेंगे, जितना राइट फोर्स उतना लेफ्ट फोर्स, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है, F1। सो F1, अब इसको बैलेंस करने वाला कौन सा फोर्स है, इधर वाला N2। और कोई फोर्स लग रहा है, और कोई नहीं लग रहा है, तो F1 इज जस्ट इक्वल टू, F1 लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, ये लग रहा है नेगेटिव। तो सो राइट जितना फोर्स लग रहा है उतना लेफ्ट फोर्स लग रहा है। सो F1 इज इक्वल टू N2। तो ये आपका आ गया इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, N1 N2 ही हमको निकालना है। दो इक्वेशन आ गया, दो वेरिएबल। अब इजी करना है, F1 का वैल्यू आप N2 के टर्म में यहाँ डाल दीजिए। अब एक ही इक्वेशन आ जाएगा N2 के टर्म में, N2 का वैल्यू आ जाएगा, N2 का वैल्यू आ गया तो N1 का वैल्यू आ जाएगा। ये एंगल आपका थीटा है। तो ये इक्वेशन कहाँ से आया, फॉर नेट फोर्स विल बी जीरो इफ इज ए नोट स्लाइड, if he slides down so net force is nothing will zero। so if it's not slide so net force will be zero। अब हम क्या करेंगे, ये रोटेट भी नहीं कर रहा है तो नेट टॉर्क भी जीरो करेंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट में आप ध्यान से लिखिए, इसको आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा इजी कीजिएगा, N1 दैट इज इक्वल टू N2। तो अब N2 के जगह पे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट ये वाला फोर्स आप यूज कीजिए। तो क्या लिखेंगे, म्यू N2 के जगह पे क्या लिख देंगे, म्यू N1 प्लस N1 दैट इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू जी। यहाँ से N1 का वैल्यू आ गया। अब N1 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिएगा तो N2 का वैल्यू भी आ जाएगा। N1 का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, M1 प्लस M2 जी अपॉन म्यू स्क्वायर। ये आपका N1 का वैल्यू आ गया। N1 का वैल्यू आ गया, तब N1 का वैल्यू अगर आ गया तो N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हेंस N2 इज
N2 इज जस्ट इक्वल टू म्यू इंटू N1, म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू जी। तो यहाँ पे एक म्यू कम हो जाएगा, म्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक म्यू कम जाएगा, तो N1 भी आपको पता चल गया, N2 भी पता चल गया। अब क्या करें, अब यूज करेंगे नेट फोर्स विल बी जीरो। अब हम यूज करेंगे नेट टॉर्क विल ऑल्सो जीरो, क्योंकि ये रोटेट भी नहीं कर रहा है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम नेट टॉर्क को जीरो करेंगे। अब देखिए नेट टॉर्क जीरो करेंगे। अब लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट टॉर्क ऑल्सो भी जीरो, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब नेट टॉर्क निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे निकालिए, चाहे ए पे निकालिए, ओ पे निकालिए, या बी पे निकालिए, या सी पे निकालिए, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। N1 N2 का वैल्यू आपको निकल गया। अब देखते हैं इस इक्वेशन में पुट कर देंगे N1 N2 का वैल्यू, तो अब इक्वेशन आ जाएगा एक नेट टॉर्क दैट इज ऑल्सो भी जीरो। अब टॉर्क हम आपको बताए थे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब हम निकालेंगे नेट टॉर्क। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखिए, हम निकालेंगे टॉर्क एट द पॉइंट O। ओ पॉइंट पे हमको टॉर्क निकालना है, नेट टॉर्क जीरो करना है। अब हम इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा सा कोशिश करते हैं। अब इसको पूरा का पूरा इस टाइप से डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा तो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल। तो ध्यान से देखिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिए, अब हम यूज करेंगे सिंपल सा टॉर्क वाला। अब टॉर्क के लिए अब इस पॉइंट के अबाउट हमको क्या निकालना है, टॉर्क, टॉर्क एट द पॉइंट O, नेट टॉर्क निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इससे जो फोर्स पास करेगा उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका हम निकालना है नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट O ने A पे ही निकाल लेते हैं। A पे इसलिए आसान है क्योंकि दो फोर्स का तो जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा, टॉर्क का वैल्यू जीरो होता है जब फोर्स को उसी पॉइंट से होके जाना होता है, तो उसका टॉर्क जीरो होता है। क्योंकि टॉर्क का जो वैल्यू आता है, टॉर्क इज R क्रॉस F। Whenever R is zero, then torque will be zero. So, if force is passing through that particular point where torque is required, so because of that force, torque will be zero. टॉर्क उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि R का वैल्यू जीरो अगर हुआ तो जीरो इंटू वाट एवर दैट इज जीरो। सो अब निकालते हैं टॉर्क एट ए पॉइंट। N1 के द्वारा क्या हो जाएगा, N1 फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट से होके जा रहा है, इसको पीछे करेंगे तो इसी पॉइंट से होके जा रहा है। सो टॉर्क विल बी जीरो, क्योंकि R विल बी जीरो। R जीरो होगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो यह याद रखिएगा कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे टॉर्क निकालना है और उस फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, उसको आगे पीछे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे पीछे एक्सटेंड करने पे अगर वो उसी पॉइंट से होके जाए तो उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, N1 के द्वारा जीरो, एग्जैक्टली F2 के द्वारा भी जीरो हो जाएगा। फोर्स तो लग रहा है लेकिन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जीरो। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी जीरो, सो हेंस टॉर्क विल बी जीरो। अब देखते हैं और कौन सा फोर्स है, दो फोर्स का हम देख लिए। अब देखते हैं M1G का। M1G, अब इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कीजिए। हमको क्या चाहिए, इस A से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये अगर इस पॉइंट को अगर S दे देते हैं, आपको क्या निकालना है, AS। तो क्या लिखेंगे, M1G फोर्स लग रहा है नीचे, ये इसको क्या चाहेगा, क्लॉकवाइज घुमाना। सो दिस फोर्स इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसको घुमाना चाहेगा। एग्जैक्टली ये भी आपको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। इस
लैडर को क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, लेकिन ये F2 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। सो ACW, N2 भी ACW आ जाएगा। ये क्या चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमे ये लैडर। सो M1G परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AS। अब ध्यान से देखिए, ये आपको L2 पता है, L/2, ये आपको थीटा पता है, तो आपको निकालना है ये, एक्चुअली में ये नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AS, A ये है और S ये पॉइंट है। और एक और इसको भी थोड़ा सा डिटेल कीजिए, इसको हम, इस पॉइंट को हम दे देते हैं T। तो AS पहले अगर आपको निकालना है, इस ट्रायंगल में आप जाइए, थोड़ा सा इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ऐसा है, आपको ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है। ये आपको थीटा पता है, ये आपको L/2 पता है, और आपको निकालना ये बेस। इसको कुछ देर के लिए x ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू आपका आ जाएगा, cos थीटा ले लीजिए, यहाँ से cos थीटा लीजिएगा तो बेस अपॉन, तो बेस क्या है, x बाय L/2। सो x इज इक्वल टू L/2 cos थीटा। सो L/2 cos थीटा आ गया क्या, x का वैल्यू, यानी x क्या है माने थे, इसका ये वैल्यू को x हम लिए थे। AS का वैल्यू आपका आ गया x, x क्या आ गया, L/2 cos थीटा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, L/2 cos थीटा। आप क्या करेंगे, प्लस M2G, एग्जैक्टली इसमें भी वही काम करेंगे, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। तो ये ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, L के जगह पे L प्लस, बस चेंज क्या हो जाएगा, L प्लस x हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, यही है। ये आप निकालिएगा AT, तो AT क्या हो जाएगा, सिंपल L/2 प्लस x cos थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये अगर L/2 cos थीटा है तो क्या है, L/2 प्लस x है, बस इसी में तो फर्क है, बाकी थीटा भी वही है और ट्रायंगल भी वही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, L/2 प्लस x cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, M1 का देख लिए, M2 का देख लिए, N1 का देख लिए 0, इसका भी 0। अब देखेंगे इसका, N2 बचा फोर्स, और कौन सा बच गया, F2 बचा। अब N2 इसको क्या चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, सो इसीलिए उसको निगेटिव साइन से ले ली। निगेटिव साइन क्या कर रहा है, बाकी सब क्लॉकवाइज इस लेडर को घुमाना चाह रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, इस डायरेक्शन में इसको मूव करवाना चाह रहा है। तो इसका हो जाएगा आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे, N2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि वेक्टर को आप आगे पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। समझिए कि ये फोर्स इधर लग रहा है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो A पॉइंट से अगर इस पॉइंट को आप कुछ भी ले लीजिए, क्या लीजिए, तो आपको क्या निकालना है, AK का वैल्यू। अब AK का वैल्यू आपको इस फिगर में निकालना है, क्या, AK परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, ये आपको थीटा पता है, ये आपको L/2 पता है, ये निकालना है। आप ऐसा समझिए, इस फिगर को ऐसा समझिए कि आपको क्या क्या पता है, ये आपको L/2 पता है, समझिए कि ऐसा, ये आपका L/2 है, आपको इधर ऐसा है, ये आपका L/2 है, और ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। तो ध्यान से देखिए, ये L/2 है, और थीटा क्या है, ये थीटा है, ये थीटा है। इसको हम थोड़ा सा जूम करके इधर बनाने का कोशिश किए हैं। ये थीटा है, ये आपको पूरा L हो जाएगा, L/2 नहीं, पूरा L हो जाएगा, ये टोटल L है, हाफ इसका L/2 है, तो ये L है, ये थीटा है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये वाला, इसको x ले लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में आप क्या लीजिएगा, इस ट्रायंगल में आप लीजिएगा सिंपल सा, कौन सा, इसमें आपको निकालना क्या है, थीटा के सामने वाला, तो इसमें साइन थीटा आप ले लीजिए, साइन थीटा लीजिएगा तो x/L, सो x इज इक्वल टू L साइन थीटा। सो फोर्स लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया, AK का वैल्यू क्या आ गया, AK का वैल्यू आपका आ गया L साइन थीटा। सो N2 L साइन थीटा।
अब किसका बचा, सिर्फ F2 का बचा, तो अब लिखेंगे F2 माइनस F2, क्योंकि ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, सो माइनस। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये F2 लग रहा है ऊपर, अब इसको थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड करें, क्योंकि फोर्थ वेक्टर क्वांटिटी को आप उसी लाइन के थ्रू आगे पीछे कर सकते हैं। इसको आप ऐसे लिखिए इधर, मतलब समझिए ऐसे, F2 यहाँ लग रहा है, F2 वहाँ नहीं, F2 यहाँ लग रहा है। अब आपको क्या चाहिए, A और इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे दीजिए। इसको दे देते हैं हम J, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं कुछ नया पॉइंट J। तो अब आपको क्या चाहिए, A और J, फाइंड द वैल्यू AJ, क्योंकि ये समझिए कि ऐसा फोर्स लग रहा है, इसको इधर घुमाना चाह रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है AJ। अब ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करने का कोशिश करते हैं। आपको क्या क्या दिया हुआ है इसमें, आपको थीटा पता है, आपको निकालना है x, जो निकालना है उसको हम x ले लेते हैं, ये निकालना है, और आपको ये पूरा L दिया हुआ है। अब इसमें क्या लगाइएगा, cos थीटा लगाइएगा, cos थीटा लगाइएगा तो x बाय L हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, L cos थीटा। तो क्या वैल्यू आ गया आपका, AJ का वैल्यू आ गया क्या, L cos थीटा। L cos थीटा बस अब पुट कर दीजिए F2 में, मल्टीप्लाई कर दीजिए L cos थीटा से, और सारा का सम क्या हो जाएगा, 0। सो इक्वेशन आपको हर चीज पता है इसमें, ये आपका 0 हो जाएगा, एग्जैक्टली ये भी 0 हो जाएगा। आपको हर चीज इस इक्वेशन में पता है, L भी पता है, M भी पता है, हर चीज पता है, N1 भी पता है, N2 भी पता है, हर चीज पता है। बस इस इक्वेशन में N1 N2 का वैल्यू डाल दीजिए, आपका क्या आ गया, टॉर्क भी आ गया, N1 N2 का वैल्यू भी आ गया। जितना क्वेश्चन पूछा सारे का हम एक एक करके थीटा भी निकाले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी मतलब होता है, सारा का नंबरिंग कर लिए, जिससे आपको हर चीज क्लियर दिखे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 41 नंबर क्वेश्चन एस सी वर्मा का, 42 और 43 सारा इसी कंसेप्ट पे आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।